हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पिछली दोनों क्लासें आपने काफी अच्छे से पढ़ी होंगी। पिछली दो क्लासों में हमारी इस पॉलिटी सीरीज की संविधान के ऊपर हमने ये जाना कि सभी देशों के जो संविधान है उनका वर्गीकरण किस तरह से होता है। कुछ देशों में संविधान एकीकृत सरकार के होते हैं, कुछ देशों में संघात्मक सरकार के होते हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो जाकर के जरूर देख लें, क्योंकि उन दोनों वीडियोस से संविधान पर काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में बनते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने संविधान का स्ट्रक्चर। उसके निर्माण में जो मुख्य बिंदु शामिल हैं उन सभी को हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। संविधान का, जैसा कि हमारा जो है भारत का संवैधानिक विकास, तो साथियों भारत का जो संवैधानिक विकास है मतलब संविधान जो हमारा है वो कब से बनना शुरू हुआ है, जो हमारे कानून नियम है वो कब से बनने शुरू हुए थे, संविधान के अंदर जो हमने कानून लिए हैं वो कहां कहां से लिए हैं, उन सभी बातों पर हम भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। जो हमारा शुरू होता है भारत में अंग्रेजी शासन की नींव से, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप अच्छे से जानते होंगे। देखिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, किसी चीज को समझने के लिए आप किसी भी टीचर की वीडियोस या किसी भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसे इस तरह से लर्न कीजिए, इस तरह से पढ़िए, इस तरह से उन चीजों को जानने की कोशिश कीजिए कि मुझे एग्जाम नहीं देना बल्कि मुझे ये चीजें अब पढ़ानी है। तो जब आप इस बेस पर अपनी तैयारी करेंगे कि मुझे पढ़ करके फिर औरों को पढ़ाना है, तो आप एक अच्छी तैयारी उसमें कर पाएंगे और अच्छा जो आपका लेवल है एग्जाम में वो रहेगा। तो साथियों, हम इस वीडियो में हम इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज जानने वाले हैं। जैसे कि हमारी दो हेडिंग है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश। ये दोनों चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और मेरा यह वादा है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनों टॉपिक्स को मुंह जबानी लर्न कर लेंगे। जैसे आपने अपनी दादी या नानी से कोई कहानी सुन ली हो, बिल्कुल उसी बेस पर हम इन दोनों टॉपिक्स को डिफाइन करेंगे, समझेंगे। बस आपको एक बात बड़े ध्यान से सुननी जानी है और जहां भी आपको लगे कि ये चीज नोट करने की है तो वो आपको नोट जरूर कर लेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत ही कम शब्दों में इस बोर्ड पर इन दोनों टॉपिक्स को डिफाइन कर दिया है, लेकिन अब इन सभी चीजों को मैं आपको जिस तरह से बारीकी से समझाऊंगा आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर सिर्फ इतने से नोट्स बनाने मात्र से आप जब भी अपने नोट्स खोल करके बाद में देखेंगे, महीने 2 महीने साल भर बाद भी देखेंगे, तो आपको वो चीज याद आ जाएगी कि हाँ ये उस वाली कहानी या उस वाले बेस पर हमने सुना था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना के विषय में हम अपनी स्टडी करते हैं। ये बात है साथियों 1550 के बाद की, ठीक है, जब भारत में 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो साथियों भारत में ब्रिटेन से दो अंग्रेज, पहले एक अंग्रेज आए जिनका नाम था स्टीफन थॉमस, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, स्टीफन थॉमस, जो 1579 में भारत आए, और दूसरे थे रॉल्फ फिच जो 1583 में भारत आए। तो साथियों एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज स्टीफन थॉमस 1579 में आया था, इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज राल्फ फिच 1583 में भारत आया था, इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। और सबसे मेन क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में भारत आने वाले अंग्रेज, तो ये वही दोनों अंग्रेज हैं जो अकबर के शासनकाल में पहली बार इंडिया आए थे। ये लोग क्यों आए थे? ये थे साथियों दोनों एक व्यापारी, और ये भारत में आए थे व्यापार की तलाश में। जब ये भारत आए तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि भारत के अंदर तो मसालों का एक बहुत बड़ा व्यापार है और मसालों में मुनाफा भी बहुत अधिक है। और साथियों ये वो दौर था जब भारत में पुर्तगालियों का कब्जा था व्यापार पर। व्यापार पर इस समय पुर्तगाली अच्छे से अपनी पकड़ बनाए हुए थे। इन दोनों अंग्रेज ने देखा कि अगर हमारा व्यापार भारत के साथ हो जाता है तो हम यहाँ से काफी अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। ये यहाँ से वापस ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में जाकर के इन्होंने अपने व्यापारी साथियों में इस बात की चर्चा की कि हमें इंडिया के साथ व्यापार करना चाहिए। सब लोग इकट्ठा होकर के व्यापारी जो है, उस टाइम पर ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके पास ये गए और इन्होंने अपना जाकर के प्रस्ताव वहां सुनाया कि हमें जो है भारत के साथ व्यापार करने की आप अनुमति प्रदान कर दें। जब भी आप किसी दूसरे देश के साथ
व्यापार करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने देश की सरकार से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये पहले से ही नियम चला आ रहा है। व्यापारी महारानी के पास गए कि वहां पर मसालों का एक अच्छा व्यापार है, हमें उनके साथ व्यापार करना है, आप हमें उसकी अनुमति दे दें। महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि भाई आप सभी एक एक करके आएंगे और हम कितनों को इस तरीके से परमिशन देते रहेंगे, एक एक व्यापारी को हम परमिशन नहीं दे पाएंगे। तो महारानी ने इस पर कहा कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसमें आकर के आप सभी व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और जो लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे वो सभी जाकर के बाहर व्यापार कर सकते हैं। तो इस बेस पर साथियों महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, जो ब्रिटेन की महारानी थी, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को किसकी स्थापना कर दी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। और चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी के द्वारा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। चार्टर एक्ट मतलब एक राजलेख, राजलेख का मतलब है कि राजा के द्वारा हस्ताक्षरित, मतलब इस एक्ट को जो है महारानी ने अपने हाथों से साइन करके बनाया था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जिसमें सभी व्यापारी आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। एक अधिकार का मतलब है कि जो लोग इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सिर्फ वही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी लोग पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिल गया पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का। जो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उनको व्यापार में मिलने वाले मुनाफे में से टैक्स जो है वो ब्रिटेन सरकार को देना था। तो साथियों इसमें स्टार्टिंग में जो निवेशकों की संख्या थी वो थी 217। एक अधिकार मिल गया 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का। इसमें जो निवेशक स्टार्टिंग में आए वो थे 217 निवेशक, मतलब जो व्यापारियों ने जितने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया तो 217 व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआती नारा था तो वो था भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार। मतलब इनका जो मकसद था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मकसद था, जो बनाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए बनाई गई थी। उसका उद्देश्य भारत की जमीन पर कब्जा करना नहीं था, वो सिर्फ व्यापार के लिए बनाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस तरह की कोई एक कमेटी, कोई एक कंपनी बनाई गई है तो उस कंपनी की देखरेख करने के लिए, उस कंपनी में आने वाले टैक्स के लिए, उस कंपनी में रजिस्ट्रेशन के लिए भी तो एक विभाग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए साथियों स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जिसको निदेशक मंडल कहते हैं, जो कि ब्रिटेन में बैठ करके भारत में होने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर नजर रखता था। बात समझ में आ गई? ब्रिटेन में ही ये निदेशक मंडल बैठता था और भारत में हो रहे व्यापार पर ये नजर रखता था। इसमें एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था और इसके साथ ही 24 अन्य सदस्य होते थे। और ये सभी जो है साथियों 1 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। मतलब इन सभी का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता था। अब साथियों इतनी बात तो आप जाने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, उसने भारत के साथ व्यापार करना शुरू नहीं किया है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो परीक्षा के दिशा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इससे सबसे पहले मैं आपको वही बता दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? तो किस एक्ट से की गई? आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रखने के लिए जो बोर्ड, जो मंडल बनाया गया उसका क्या नाम था? इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हिंदी में निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया था, उसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। ये भी आपका एक पॉइंट क्वेश्चन है कि इन सबका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो होता था साथियों 1 वर्ष का। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए व्यापार का एक अधिकार मिला था? तो कितने? 15 वर्षों के लिए। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने निवेशक थे? तो कितने थे? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती नारा क्या था? भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार। इतने क्वेश्चंस आप जान गए। ठीक है साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम थोड़े से डीपली पॉइंट जान लेते हैं जो शायद आपको आज तक नहीं पता होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब सन 1600 में स्थापना इसकी हुई तो इसका नाम क्या था? क्या आपको किसी को पता है? साथियों इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज। क्या नाम था साथियों?
द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, ये इसका नाम था, शुरुआती नाम। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप जिसे जानते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका जो नाम है साथियों वो 1833 ईस्वी में जाकर के हुआ था। इससे पहले तक इसका जो नाम था, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती नाम क्या था। तो उसका नाम था, एक बार आप फिर से नोट कर लें, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। और इसे ही साथियों मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए की गई थी। और ईस्ट इंडिया के लेकर के एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था, तो वो था अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई थी। ये बात आप सभी जान गए होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी, लेकिन अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में तो हो चुकी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो भारत के जो शासक हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, उनके साथ एक संधि करनी पड़ेगी, तभी तो उनका व्यापार शुरू होगा। तो अभी तक व्यापार शुरू नहीं हुआ। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश हुआ। वो किस तरह से हुआ, एक अच्छी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सन 1603 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का निधन हो गया। उनके निधन के बाद जो वहां के किंग बने, जो वहां के महाराजा बने, उनका नाम था जेम्स फोर्थ। जेम्स फोर्थ ब्रिटेन के ये किंग बनते हैं 1603 ईस्वी में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहली स्थापना हो चुकी है, तो उसके व्यापारियों ने ब्रिटेन के जो किंग हैं जेम्स फोर्थ, उनके समक्ष अपनी ये प्रस्तावना रखी कि सर हमारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में इस तरह का रजिस्ट्रेशन है जिसके लिए हम एक फीस भी भर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें भारत से व्यापार करने की परमिशन जो है वो नहीं मिल पाई है। तो जेम्स फोर्थ ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को जो है एक पत्र लेकर के इंडिया भेजा। तो जेम्स फोर्थ का वो लेटर, वो चिट्ठी लेकर के कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में हेक्टर जहाज के सहारे, कौन से जहाज से आया था, ये भी क्वेश्चन काफी टाइम जो है पेपर में पूछा जाता है कि जिस जहाज से कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचे थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था हेक्टर। हेक्टर जहाज के द्वारा कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचते हैं। अब सूरत में जैसे ही जहाज समुद्री तट पर रुकता है तो वहां पर उन्हें मिलते हैं पुर्तगाली। अब जहाज क्योंकि पूरी तरह से उपहारों से भरकर आया था, बादशाह के लिए बहुत सारे उपहार कैप्टन हॉकिंस लेकर के आए थे जिससे कि बादशाह राजी हो जाए, उन्हें व्यापार की अनुमति दे दे। तो पुर्तगालियों को लगा कि ये आदमी जरूर भारत में व्यापार करने आया है, और अगर ये आदमी भारत में व्यापार करना शुरू कर देगा तो हमारा व्यापार ठप हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, बिना कुछ सोचा समझे उस पूरे जहाज को लूट लिया। खुली लूट मचा रखी भैया, बिल्कुल पूरा लूट लिया। पुर्तगालियों ने कैप्टन हॉकिंस का हेक्टर जहाज, जो भी उसमें उपहार थे, तमाम तरह के उपहार उन्होंने लूट लिए कि तू यहाँ आकर के व्यापार करेगा, हम तुझे व्यापार नहीं करने देंगे। कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि मैं यहाँ कोई व्यापार करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर आगरा के बादशाह से मिलने आया हूँ, और ये जितना भी सामान मेरे जहाज में है ये सभी सामान बादशाह के लिए उपहार में लाया हूँ। अब सामान तो लुट चुका था, तो जो भी थोड़ा बहुत बचा था, फिर पुर्तगाली वहीं पर रुक गए। उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को आगरा का रास्ता बताया, और कैप्टन हॉकिंस बचे कुछ उपहारों को लेकर के आगरा बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब कैप्टन हॉकिंस बादशाह के दरबार में पहुंचे तो वहां पर उन्हें गद्दी पर बैठे मिले जहांगीर। अब जेम्स फोर्थ ने तो लेटर लिखा था अकबर के नाम पर, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो चुकी। 1608 में पहुंचते हैं कैप्टन हॉकिंस, जब तक थे जहांगीर उन्हें वहां पर बैठे मिले। तो उन्होंने लेटर तो अपने पास ही रखा, क्योंकि जाते ही तुरंत एकदम तो इसी ने कहा कि ये जो है महाराजा का लेटर आपके लिए, मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ। पहले उन्होंने जाकर के जहांगीर को जो वो उपहार लाए थे तो वो उपहार दिए, जिसमें बताते हैं कुछ पेंटिंग्स थी जो चित्रकला, हाथ से बनाई हुई चित्रकला थी, तो जहांगीर को वो काफी पसंद आई, और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपनी सेना में किसी एक पद पर रख लिया कि भाई तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई और अच्छे तुम हमारी सेना के ये रहोगे। कोई एक पद उन्होंने दे दिया। कैप्टन हॉकिंस 3 साल तक जहांगीर की सेना में बने रहे एक अच्छे पद पर, लेकिन 3 साल में एक बार भी कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर से अनुमति नहीं ले पाए भारत में व्यापार करने की।
जब भी वो व्यापार की बात को छेड़ते, व्यापार करने की अनुमति जब भी वो मांगते, तो तभी जो जहांगीर है वो नशे में होता। जब भी उन्हें मिलने का समय जहांगीर से मिलता, तभी देखते कि जहांगीर जो है वो नशे में है, मदिरा पिए हुए है। तो वो तभी उन्हें टाल मटोल करके कि अरे छोड़ो यार हाकिम्स, तुम क्या इसमें व्यापार के चक्कर में पड़ गए, आओ बैठ के दारू पीते हैं। इसी चक्कर में 3 साल तक कैप्टन हाकिंस उनसे व्यापार की अनुमति नहीं ले सके, और 3 साल बाद कैप्टन हाकिंस वापस ब्रिटेन के लिए निकल गए, और ब्रिटेन पहुंचने से पहले ही उनकी मौत भी हो गई, ये भी बता। तो कैप्टन हाकिंस का जो आना है वो विफल रहा। कैप्टन हाकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार की अनुमति नहीं ले पाए। इसके बाद 1615 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार के एक आधिकारिक राजदूत थॉमस रो, जिनका नाम था, ये ब्रिटेन सरकार के आधिकारिक राजदूत थे, इन्हें भेजा गया कि आप जाइए और भारत में व्यापार की अनुमति लेकर के आइए। अब थॉमस रो जो है वो भारत आते हैं, और वो भारत में एक गुलाब का फूल लेकर के जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं। लीजिए बादशाह आपके लिए गुलाब का फूल। जहांगीर को गुलाब का फूल काफी पसंद आया, काफी महकदार फूल था, पता नहीं कहां से तोड़ करके लाए थे। और थॉमस रो ने कुछ इस तरह से अपनी बात प्रेजेंट की कि जहांगीर ने उन्हें भारत के साथ समुद्री तट पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये वर्ष था 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी में थॉमस रो को जहांगीर से समुद्री तट पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई, लेकिन जो थॉमस रो था उसका उद्देश्य था वेस्ट बंगाल के साथ व्यापार की अनुमति, क्योंकि उस वक्त बताते हैं कि दुनिया का 25% जो व्यापार था वो वेस्ट बंगाल से होता था। टेक्सटाइल का, कपड़ा और धागे का जो व्यापार था, सबसे बड़ा व्यापार वेस्ट बंगाल से हो रहा था। अच्छा, वेस्ट बंगाल से अनुमति नहीं मिल पाई, लेकिन समुद्र तट पर व्यापार की अनुमति मिलेगी। चलो कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, सरकार से मिला, तेल पल्ले में ले लो, घर जाके निचोड़ लेंगे, तो कुछ तो मिला। लेकर के वापस चले गए कि सर हमें जो है समुद्री तट पर व्यापार की अनुमति मिल गई है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी है। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई, समुद्र तट पर व्यापार करना शुरू कर दिया। 1615 से लेकर 100 साल तक ये व्यापार ऐसे ही चलता रहा। काफी मशक्कतें लगी कि व्यापार को भारत के अंदर खींचा जा सके, व्यापार को अंदर ले जाया जा सके, लेकिन अनुमति अंदर जाने की नहीं मिल सकी। 1717 जॉन सेरेमन और डॉक्टर हैमिल्टन जो है वो फर्रुखसियर से मिलने आते हैं। ये एक ब्रिटेनिक अंग्रेजी सरकार का शिष्टमंडल था, जिसके अध्यक्ष थे जॉन सेरेमन। वो अपने साथ डॉक्टर हैमिल्टन को लेकर के आए थे आगरा में, आगरा के बादशाह से मिलने। उस वक्त 1717 में जो है फर्रुखसियर आगरा के बादशाह थे। 1713 से लेकर 1719 तक फर्रुखसियर का शासनकाल है आगरा में। फर्रुखसियर के बारे में बताते हैं कि फर्रुखसियर को एक अजीब तरह की बीमारी थी कि वो जो बैठने की जगह होती है शरीर में, तो वो ठीक से बैठ नहीं पाते थे। उनके एक हिस्से पे एक फोड़ा, एक फुंसी निकली हुई थी, जिस वजह से वो ऐसे तिरछा होकर बैठते थे, एक तरफ से ऊपर उठा। अब सेरेमन ने देखा, उन्होंने कहा कि बादशाह को कोई दिक्कत है कि आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप मतलब बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपको क्या दिक्कत है। तो बादशाह ने कहा कि भाई चलो तुम पूछ रहे हो दोस्ती में, तो हम बता देते हैं कि भाई हमारे पीछे जो है एक तरफ एक फोड़ा निकला हुआ है, और काफी लंबे समय से हम इससे परेशान हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम काफी दिक्कत का सामना करने पड़ा। डॉक्टर जो जॉन सेरेमन थे, उन्हें यह बात पहले से ही पता थी कि फर्रुखसियर को इस तरह की कोई दिक्कत है, इसीलिए वो अपने शिष्टमंडल में डॉक्टर हैमिल्टन को लेकर के आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक डॉक्टर हैमिल्टन है जो कि ब्रिटेन के बहुत बड़े डॉक्टर हो, और ये आपकी बीमारी को कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में ठीक कर सकते हैं। अब फर्रुखसियर को थोड़ा सा लगा कि हाँ भी जब ये कह रहा है तो हो सकता है ठीक कर सकते हैं, तो इन्हें मौका देना चाहिए। आखिरकार डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की वो बीमारी जो है वो खत्म कर दी। बीमारी खत्म कर दी, फर्रुखसियर बहुत आनंद महसूस करा। तो फर्रुखसियर ने कहा कि भाई तुमने हमारी इतनी पुरानी बीमारी जो है वो खत्म कर दी, हमें बैठने में बहुत दिक्कत थी, मांगो तुम्हें क्या मांगना हम वही देंगे। तो बिना देर करे जॉन सेरेमन ने कह दिया कि हमें जो है वेस्ट बंगाल के साथ, मतलब भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। अभी तक हम समुद्री तट पर व्यापार कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर आकर के आप व्यापार करने की अनुमति दे दो। तो फर्रुखसियर इन पर इतना मेहरबान हुआ कि फर्रुखसियर ने इन्हें बंगाल, ओडिशा और बिहार में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये तो सिर्फ व्यापार करने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन फर्रुखसियर ने क्या, मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। मुक्त व्यापार का मतलब है टैक्स फ्री। आप जब भी किसी देश के साथ व्यापार करते हैं तो आपको होने वाली आमदनी में से उस देश को कुछ ना कुछ परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा। फर्रुखसियर इन पर इतना खुश हुआ कि इन्होंने मुक्त व्यापार, टैक्स फ्री इन्हें व्यापार करने की अनुमति दी कि भाई चलो ये कितना टैक्स हमें देंगे, चलो तुम बिना टैक्स के कर लेना, हमें तो वैसे भी बंगाल और बिहार और उड़ीसा से टैक्स आता ही रहता है। लेकिन फर्रुखसियर को यह नहीं मालूम था कि ये साले अंग्रेज हैं, ये तुम्हारा सारा टैक्स खा जाएंगे।
और आगे यही हुआ, बंगाल का सारा टैक्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खा गई। वो बात आगे पढ़ेंगे। मुक्त व्यापार की छूट मिल गई, 5-7 साल तक व्यापार चला और 5-7 साल में अंग्रेजों ने इतना कब्जा कर लिया, बहुत अच्छे से इनका जो व्यापार वहां पर जम गया। अब जो हमारा निदेशक मंडल था वो कहां पर था? ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी भारत में, निदेशक मंडल कहां था? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट 1726 ईस्वी में जो आया, तो चार्टर एक्ट 1726 ईस्वी, इसके द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रांतों के जो गवर्नर थे उन्हें कानून बनाने की शक्ति दे दी। इससे पहले जो ये शक्ति थी वो कहां थी? इंग्लैंड में बैठे निदेशक मंडल के पास। कानून, सभी प्रकार के कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वही बनाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, 1726 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रांतों के जो गवर्नर हैं उनके पास ये कानून बनाने की शक्ति दे दी कि अब इन प्रांतों में किस तरह से आपको व्यापार को बढ़ाना है वो आप निर्धारित कीजिए, आप इसके लिए कानून बनाइए और उसकी जानकारी जो है हमें देते रहिए। तो साथियों, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में एक अच्छा स्तर, एक अच्छा व्यापार जो है इस टाइम बैठ चुका था। जो हमारे हेडिंग थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश, तो 1726 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर घुस गई। 1717 में घुस गई थी, 1726 तक एक अच्छी मजबूत हो गई। इसके बाद आपका आएगा 1773 का ईस्ट इंडिया एक्ट, उसके बाद 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, जिनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत के न सिर्फ व्यापार पर बल्कि वहां की धरती पर भी, जो इनका प्रथम नारा था भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार, वो अब बदल जाएगा। अब ये व्यापार यानी भूभाग पर कब्जा करते जाएंगे। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लेगी और ब्रिटिश या राज यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, उसके बारे में जानेंगे आगे की क्लासेस में। आज की हमारे जो 2 टॉपिक्स थे वो हमने बहुत अच्छे से इसमें कवर किए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं। जेम्स फोर्थ का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस भारत जिस जहाज से आया था उस जहाज का क्या नाम था? तो उस जहाज का नाम था हेक्टर। कैप्टन हॉकिंस जेम्स फोर्थ का पत्र लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए किस वर्ष आया था? 1608 में। जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आने वाला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। इतने सारे क्वेश्चन एक लाइन से बन रहे। 1615 ईस्वी में जहांगीर के पास गुलाब का फूल लेकर आने वाला ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक राजदूत कौन था? कौन था? थॉमस रो। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने थॉमस रो या ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या समुद्री तट पर? तो आप कहेंगे समुद्री तट पर। बात समझ में आ गई। 1717 में सर सेरेमन डॉक्टर हैमिल्टन फरूख सियर से मिलने आई। फरूख सियर ने एक दस्तक जारी किया। उस दस्तक के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पर व्यापार करने की अनुमति मिली? बंगाल, उड़ीसा, बिहार। यह व्यापार किस प्रकार का था? मुक्त व्यापार। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है चार्टर एक्ट 1726 से कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रांतों के गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1726। इतनी बात आज के लिए काफी है, इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पूरी वीडियो को एक बार फिर से देख करके आप अपने तरीके से नोट्स बना करके अच्छे से लर्न करके आइएगा। कल हम इससे आगे की क्लास जानेंगे और इसी तरह से बड़ी आसानी से हम इन सब चीजों को कवर करते चलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको आज काफी पसंद आई होगी, काफी आपको समझ में भी आया होगा। सिर्फ इतनी चीजें लिखने से हम कितने सारे क्वेश्चंस को अचीव कर गए, कितनी सारी बातें हमें जानकारी में आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो शुरुआती बातें थी वो जाननी बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी शासन भारत में कैसे आ रहा है उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी था, जो आज आपने अच्छे से जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय जवान।